हेलो बच्चों, आज हम आपकी तीसरी वर्कशीट करेंगे दिल्ली के सुल्तान। इसमें दिल्ली की सारी मस्जिदें दिखा रखी हैं। आप जामा मस्जिद का नाम तो सुना होगा, इसका दूसरा नाम कुब्बतल है। एक है बेगमपुरी मस्जिद, मोठ मस्जिद, जमाली कुमाली मस्जिद। ये चार मस्जिदें हैं। आपकी बुक में भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो इन चारों के बारे में आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। कुब्बत अली जामा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, मोठ मस्जिद, जमाली कुमाली मस्जिद। और आप पढ़ेंगे जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर जो इल्तुतमिश थे, जो शुरुआत के सुल्तान रहे हैं दिल्ली के, उनमें से जो इल्तुतमिश थे वो सामतों और जमींदारों, जो सामत होते हैं वो बड़े जमींदारों को ही बोल देते हैं। जो दिल्ली के प्रारंभिक या आरंभिक लगा लो सुल्तान थे, उनमें से जो इल्तुतमिश थे वो बड़े बड़े सामंतों और जमींदारों को सूबेदार नहीं बनाते थे। किसी सूबे का यानी कि जिम्मेवारी नहीं देते। सूबे होता है किसी राज्य या प्रांत को सूबा कहा जाता है। दिल्ली के बहुत सारे वो हुए हैं आरंभिक सुल्तान, उनमें से जो इल्तुतमिश थे वो सामंतों या जमींदारों को सूबेदार नहीं बनाते थे, वो अपने गुलामों को सूबेदार बनाते थे। इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों को गुलाम नहीं बनाते थे। वो जो उनके गुलाम होते थे, जो सैनिक सेवाओं के लिए उन्होंने व्यक्ति खरीदे होते थे, उनको गुलाम कहते थे। फारसी भाषा में गुलाम को बंदगा भी कहा जाता है। इल्तुतमिश सामंतों या जमींदारों को सूबेदार नहीं बनाता था। वो जो सैनिक सेवा के लिए जिन लोगों को खरीदता था उनको गुलाम कहते थे। वो गुलामों को ही सूबेदार बनाता था। सामंत और जमींदारों को इल्तुतमिश सूबेदार नहीं बनाता था। अपनी सैनिक सेवा के लिए खरीदे गए गुलामों को, जिनको फारसी भाषा में हम बंदगा कहते हैं, उनको सूबेदार बनाता था। आगे चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में खलजी और तुगलक वंश के भी शासक रहे हैं। खलजी और जो तुगलक वंश के सैनिक हुए हैं, वो हुए सॉरी सुल्तान हुए हैं। ये खलजी वंश के और तुगलक वंश के जो शासक हुए हैं यानी कि सुल्तान हुए हैं, वो भी बंदगा का इस्तेमाल करते थे, मतलब गुलाम रखते थे। अपनी सैनिक सेवा के लिए गुलाम रखते थे। और जो खलजी और तुगलक वंश के जो सुल्तान होते थे, उनके अधीन जो उनके ऊपर आश्रित निम्न वर्ग यानी कि छोटी जातियों के लोग, जो खलजी और तुगलक वंश के शासकों के ऊपर निर्भर थे हर चीज के लिए। यानी कि खलजी और तुगलक जो सुल्तान होते थे, वो अपने नीचे के जो निम्न वर्ग के लोग या निम्न जातियों के, छोटी जातियों के लोग होते थे, उनकी सारी जरूरतें पूरी करते थे। और उनमें से ही अपनी जो उनके ऊपर आश्रित निम्न वर्ग के लोग होते थे, उनको ही अपने उच्च उच्च जो राजनीतिक पद होते थे वो दे देते। ये नहीं देखते थे कि निम्न जाति के लोगों को अच्छा पद नहीं देना। खलजी और तुगलक वंश के लोग अच्छे थे, वो अपने से नीची जातियों के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पद यानी कि सेनापति और सूबेदार जैसे पद दे देते थे। ये बहुत बड़े पद होते थे। जब सुल्तानों के दिल्ली के सुल्तान होते थे, उस टाइम उनकी सेनाओं के मुखिया को सेनापति और एरिया की जो वो करता था, जिम्मेवारी लेता था, वो सूबेदार होता था। तो खलजी और तुगलक वंश के लोग निम्न जातियों के लोगों को भी इन सेनापति और सूबेदार जैसे ऊंचे पद दे देते थे। और जो गुलाम और आश्रित लोग जो अपने सुल्तान के ऊपर आश्रित होते थे हर जरूरत के लिए, और गुलाम क्या होते थे, उनकी सैन्य रक्षा करते थे अपने सुल्तान की। आश्रित निम्न वर्ग के लोगों में से आते थे वो सारे निम्न जातियों के लोग। और जो गुलाम होते थे, जो अपने सुल्तान की रक्षा करते थे, सुल्तान भी जिनकी रक्षा करता था, वो अपने मतलब कि जो उनका मालिक होता था यानी कि सुल्तान, जिसके वो गुलाम और आश्रित निम्न वर्ग होते थे, उनके प्रति वफादार होते थे। सुल्तान जिन लोगों को गुलाम बना के रखता था, यानी कि सेना जिनसे सैनिक सेवाएं लेता था, और जिन लोगों को सूबेदार और सेनापति बनाता था, वो अपने
सुल्तान मालिक के प्रति वफादार होते थे, अपने मालिक के प्रति, यानी कि जो सुल्तान गद्दी पर बैठा होता था उसके गुलाम, और जो जो उनको सैनिक सेवाएं देते थे, और आश्रित निम्न वर्ग के लोग जो उनकी सेनापति और सूबेदार होते थे, वो अपने सुल्तान के प्रति वफादार होते थे। लेकिन अगर उसी सुल्तान का बेटा गद्दी पर बैठ जाता था तो उस सुल्तान के गुलाम और जो आश्रित निम्न वर्ग के सेनापति और सूबेदार होते थे, वो उसके बेटे के प्रति वफादार नहीं होते थे। और जब बेटा सिंहासन पर बैठ जाता था, जब बेटे के नए गुलाम और आश्रित निम्न वर्ग के लोग नए सेनापति और सूबेदार बन जाते थे, तो बेटे और बाप के गुलामों और नौकरों के बीच में लड़ाई हो जाती। किसी सेनापति सुल्तान के गुलाम और जो नौकर होते थे वो सुल्तान के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन कभी अगर उसी सुल्तान का बेटा सिंहासन पर बैठ जाता था, ज्यादातर जब सुल्तान की मौत हो जाती थी तो उसका बेटा बैठ जाता गद्दी पे, तो बेटे के जो नए गुलाम और नौकर आते थे वो बाप के गुलाम और नौकरों के बीच में लड़ाई होती थी। ज्यादातर तो मैंने बताया कि जो सुल्तान जब डेथ हो जाती थी, मौत हो जाती, तो उसके बाद ही उसका बेटा उसकी गद्दी पर बैठता था। तो बेटा जो होता था जब बाप की डेथ के बाद गद्दी पर बैठता था तो वो अपने नए गुलाम और नौकर रखता था। तो पहला जो बाप के गुलाम और नौकर होते थे उन दोनों के बीच में, बेटे के गुलाम और नौकरों और पिता के गुलाम और नौकरों में लड़ाई शुरू हो जाती थी। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि कोई सुल्तान है, जब सुल्तान मरूगा तो उसके बाद जो उसकी गद्दी पर बैठूगा वो उसका उत्तराधिकारी होता है। समझ आ गई होगी समझ मेरे ख्याल से, क्योंकि हाँ आ गई होगी समझ, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि बेटा गद्दी पर, नया उत्तराधिकारी कब गद्दी पर बैठता है, जब डेथ हो जाती है बाप की, और बाप के गुलाम और नौकर अलग होते थे। जो बेटा जब नवे गद्दी पे बैठता था उसके गुलाम और नौकर अलग होते थे। इस तरीके से पुराने और नए जो होते थे, सरदार होते थे, उनको सरदार भी कहा जाता था। जो नौकर और गुलाम होते थे, चाहे आश्रित निम्न वर्ग के होते थे, उनको सरदार भी कहा जाता था। तो बाप के टाइम के जो सरदार होते थे और पिता के टाइम के सरदार होते थे, उनके बीच में टकराहट होती रहती, लड़ाई होती रहती। सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। जो हमें तुगलक और खलजी की बात ही कर रहे थे। तुलजी और जब तुगलक और खलजी वंश के जो राजे सुल्तान होते थे, वो उनके जो सेना के नायक होते थे, सेना में भी जो अच्छे मतलब सैनिक होते थे। सेना नायक का मतलब सेनाओं के नायक, हीरो होते थे जो अच्छी लड़ाइयाँ लड़ते थे अपने राजा के लिए। उनको वो कुछ इलाकों के सूबेदार बना देते, भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में। अगर कोई व्यक्ति खलजी और तुगलक शासकों के समय में सेना में कुछ अच्छा काम करता था तो खलजी और तुगलक जो शासक होते थे, यानी कि सुल्तान या राजे होते थे, वो उसको किसी इलाके का, मतलब बड़ा इलाका भी हो सकता था, छोटा इलाका भी हो सकता था, जो सेना में अच्छा काम करता था उसको सेना नायक कहते थे। और फिर खलजी या तुगलक वंश के जो शासक और सुल्तान राजे होते थे, वो उसको किसी छोटे या बड़े इलाके का सूबेदार बना देते अगर कोई सेना में अच्छा काम करता था। ये इलाके एकता कहलाते थे। जिन इलाकों का सेना में अच्छा काम करने वाले सेना नायकों को सूबेदार बनाया जाता था, उन इलाकों ये इलाके एकता कहलाते थे। जो इलाके किसी व्यक्ति को सेना में अच्छा काम करने के लिए सेना नायक के रूप में दिए जाते थे, या किसी सेना नायक को जिस इलाके का सूबेदार बनाया जाता था उस इलाके को एकता कहते थे। इन्हें संभालने वाले एकता, और जो सेना नायक को इसका सूबेदार बनाया जाता था उसको इक्तादार या मुफ्ती कहा जाता था। खलजी और तुगलक जब राजे या सुल्तान होते थे, उस टाइम जो उनके नौकर या गुलाम होते थे उनको तनख्वाह नहीं दी जाती थी,
उल्टा कोई एरिया दे दी, कोई कोई ना कोई एरिया दे दिया, तनख्वाह ना देके कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था जहां से वो क्या करते थे, राजस्व इकट्ठा करके अपनी पे प्राप्त कर लेते थे। तो जो अच्छे सेना नायक होते थे उनको किसी इलाके का सूबेदार बना देते थे खलजी और तुगलक सुल्तान। और वो जो जिस इलाके का उसको सूबेदार बनाया जाता था उसको इक्ता कहते थे। और फिर वही जो सूबेदार ही होता था उसको ही इक्तादार और मुक्ति भी कह देते थे। किसी सेना नायक को जब किसी इलाके का सूबेदार बनाया जाता था तो जिस इलाके का उसको सूबेदार बनाया जाता था उस इलाके को इक्ता कहा जाता था, और उसी सूबेदार को ही इक्तादार या मुक्ति भी कहा जाता था। जिस सेना नायक को किसी इलाके का सूबेदार बनाया जाता था उस इलाके को तो इक्ता कहते थे, लेकिन उसी सूबेदार को इक्तादार और मुक्ति भी कहा जाता था। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। जो इक्ता या मुक्ति होता था, जो मुक्ति होता था, इक्तादार या मुक्ति होता था, इक्ता तो इलाके को कहते हैं। तो जो इक्तादार या जो सूबेदार होता था, जहाँ इक्तादार या मुक्ति होता था, उसका फर्ज क्या होता था, ये तीनों वर्ड एक व्यक्ति के लिए करेंगे। जो होता था ये मुक्ति और सूबेदार, ये एक ही व्यक्ति होता था, और ये एक इलाके का होता था। इलाके को इक्ता कह देते थे, और उस इलाके का जो ध्यान रखता था, जिसको उसकी जिम्मेवारी दी जाती थी, वो सूबेदार इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। और सूबेदार इक्तादार या मुक्ति का फर्ज होता था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। हर सुल्तान सैनिक अभियान करता रहता था, और उन सैनिक अभियानों का नेतृत्व करने वाला मतलब उसकी जिम्मेवारी जब फर्ज क्या आता था मुक्ति का, उनका नेतृत्व करना। जो भी सुल्तान सैनिक अभियान करते थे उनका नेतृत्व मुक्ति इक्तादार या सूबेदार करता था। और अपने हितों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। और मुक्ति या इक्तादार की ये भी जिम्मेवारी होती थी कि जिस इलाके का उसको बनाया गया है, इक्तादार या मुक्ति बनाया गया है, उस इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि उस एरिया की शांति बनाए रखना भी, कि कोई अपराध ना करे और कोई अशांति ना फैलाए। इस चीज की जिम्मेवारी भी मुक्ति या इक्तादार या सूबेदार के ऊपर होती थी। एक तो सैनिक सुल्तान जो सैनिक अभियान करते थे उनका नेतृत्व भी मुक्ति को करना पड़ता था, और जिस इलाके का उसको मुक्ति बनाया जाता था उसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि शांति बनाए रखना भी मुक्ति का ही काम होता था। अपनी सैनिक सेनाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके से, और जिस इलाके का उसको मुक्ति बनाया जाता था उसमें वो सैनिक सेवाएं देता था उसका, तो उसका राजस्व वसूली भी वही करता था, और वो उसकी पे के रूप में होता था। जिस व्यक्ति को सेना नायक को किसी इलाके का मुक्ति बनाया जाता था उस इलाके में होने वाले सैनिक अभियानों की का नेतृत्व करना उस मुक्ति या इक़्तिदार का फर्ज होता था। और उस जिस एकता का जहाँ इलाके का उसको मुक्ति बनाया जाता था उसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी उसकी जिम्मेवारी होती थी। जो अपनी सैनिक सेवाओं के बदले, वो जो सैनिक सेवाएं अपने सुल्तान को देता था उसके बदले में वेतन तो उसको नहीं दिया जाता था। वेतन के रूप में जो उसके इलाके से राजस्व इकट्ठा होता था वो इकट्ठा वो खुद करता था, मुक्ति इकट्ठा करता था। राजस्व के रूप में मिली रकम से जो भी वो राजस्व इकट्ठा करता था तो उसकी आगे सेना होती थी। मुक्ति की जो सैनिक होते थे उनको भी तनख्वाह वो अपने राजस्व में से ही देता था। तो कोई अच्छा सैनिक होता था तो उसको क्या कर देते था सुल्तान, कोई अच्छा सैनिक होता था तो उसको जो खलजी और तुगलक वंश के सुल्तान होते थे वो उसको किसी इलाके का सूबेदार बना देते थे। और उस जिस इलाके का उसको सूबेदार बनाते थे उसका आपको पता है उसको इक्ता कहा जाता था, और जो सूबेदार होता था उसको इक्तादार और मुक्ति भी कहा जाता था। और सूबेदार इक्तादार या मुक्ति का फर्ज उस इलाके में होने वाले सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, उस इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि शांति बनाए रखना,
और अपनी जो वो सैनिक सेवाएं उस सैनिक सुल्तान को देता था, उसके बदले वेतन के रूप में वो अपने इलाके से राजस्व इकट्ठा करता था, और उस इकट्ठे किए हुए राजस्व से ही जो उसकी अपनी मुक्ति की जो सेना होती थी, सैनिक होते थे, उनको भी तनख्वाह देता था। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था। मुक्ति लोग अब जो मुक्ति होते थे वो भी कर सकते थे, क्योंकि अपने इलाके का राज सब उन्होंने खुद इकट्ठा करना होता था। तो ये कई बार तंग भी करने लग जाते थे सुल्तानों को, मुक्ति देखता। तो इन लोगों के ऊपर अगर सुल्तान अच्छी तरीके से कंट्रोल रखना चाहता था, काबू रखने चाहता था, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले। तो जो मुक्ति होते थे, इनकी ट्रांसफर होती रहती थी। मुक्ति लोगों पर अब ये अगर इनको ज़्यादा देर किसी एक ही इलाके का मुक्ति इकतदार को सूबेदार बना के रखा जाता था, तो वो सुल्तानों को तंग करने लग जाते थे। तो फिर जो इनका पद होता था वो वंश परंपरा से ना चलता था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक मुक्ति की डेथ होगी तो उसका बेटा उसी एरिया का मुक्ति बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। तो मतलब कि मुक्ति लोगों के ऊपर काबू रखने का सबसे अच्छा तरीका था कि उनका पद बस वो जितनी देर हैं वो रहें, और उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाए। एक ही एरिया का उसको हमेशा के लिए मुक्ति नहीं बना के रखा जाता था, ना ही उसकी मौत के बाद उसके बेटे को बनाया जाता था। अर्थात जो मुक्ति का पद था वो वंश परंपरा से नहीं चलता था, और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले। और एक तो उसका आगे उसके मौत के बाद उसके बेटे को उसकी पदवी ना दी जाए। मुक्ति के ऊपर काबू रखने का ये तरीका था। एक, उन्हें थोड़े थोड़े समय के बाद बदल दिया जाए, उनकी जो एकता थे, जो उनको मिलने वाला इलाका था वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बदल दिया जाए, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। मतलब जो मुक्ति होते थे उन पर सुल्तानों को काबू रखने के लिए ये रखा जाता था कि उसके मरने के बाद उसके बेटे को मुक्ति नहीं बनाया जाता था, वंश परंपरा से नहीं चलता था उसका पद। और उसको किसी भी इलाके का जहाँ एकता का मुक्ति थोड़े समय के लिए बनाया जाता था, उसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाता, किसी और इलाके का मुक्ति बना दिया जाता था, ट्रांसफ़र कर दी जाती थी उसकी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। अब ये खिलजी और तुगलक वंश की बात हो रही है। तो खिलजी वंश का कौन है? अलाउद्दीन खिलजी पॉपुलर सुल्तान था, जाना माना खिलजी वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। और मोहम्मद तुगलक तुगलक वंश का जाना माना सुल्तान था। इनके शासक जब ये थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक सुल्तान थे, तो नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। जिस टाइम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का राज था, उस समय नौकरी के जो कठोर नियम थे उनका पालन किया जाता था। ये याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय पे नौकरी के कठोर नियमों का पालन किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी और का शासन था, जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान थे, उस टाइम जो भू राजस्व था, भूमि का जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था, उस वो कितना होएगा, ये भू राजस्व निर्धारण करने का भी, किसी भूमि पर कितना राजस्व इकट्ठा किया जाएगा। और फिर जब वो तय हो जाता था उसके बाद वो इकट्ठा करना होता था। ये सारा कार्य अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसने राजा ने खुद अपने हाथ में, यानी कि राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, यानी कि उस टाइम के सुल्तान ने अपने हाथ में ले लिया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार, जो पहले जमींदार बड़े बड़े जमी सामंत क्या होते हैं, बड़े बड़े जमींदार, पहले जो बड़े बड़े सामंत कर लगाते थे उनसे ये अधिकार छीन लिया। अब खुद ही सुल्तान और सुल्तान के जो बंदे होते थे वो कर लगाने लगे। एक तो जो राजस्व था पहले सामंत, उनसे राजा के नीचे, सुल्तान के नीचे काम करने वाले भू राजस्व निर्धारित करते थे और इकट्ठा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या करा, भू राजस्व भी वो खुद ही तय करने लगा और वसूली के कार्य भी वो खुद ही करवाने लगा। और पहले जो सामंतों के पास कर लगाने का अधिकार था वो भी उनसे छीन लिया गया, और पहले सामंतों को कर नहीं देना पड़ता था, अब
सामंतों को भी कर देने के लिए मजबूर कर दिया गया। पहले सामंत लोगों से, जो सामंत होते थे वो लोगों के ऊपर कर लगा के कर इकट्ठा करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में अब उनसे ये सामंतों से अधिकार छीन लिया गया। पहले सामंत कर नहीं देते थे, अब सामंतों को भी कर देने के लिए बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। उस समय 3 तरह के कर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 3 तरीके के कर लिए जाते थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, कृषि के ऊपर जो कर लिया जाता था उसको क्या बोलते थे? खराज। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कृषि के, यानी कि खेती के ऊपर जो कर लिया जाता था उसको खराज कहते थे। और जो किसान की उपज का, जो भी किसान होता था उसकी जितनी फसल होती थी उसका आधा, यानी कि आधा ले लिया जाता था, 50%। कृषि के ऊपर जो कर लगाया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में उसको खराज कहा जाता था। और जो किसान, कोई भी जो भी किसान होता था उसकी जितनी उपज होती थी उसका 50%, यानी कि आधी उपज राजा के पास चली जाती थी। जो मवेशी, यानी कि पशुओं के ऊपर भी कर लिया जाता था और घरों पर भी कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कृषि पर लिए जाने वाले कर को खराज, और हर किसान को अपनी आधी उपज के बराबर अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ता था। वो कोई मवेशी, जिनके पशु जो रखता था उसके ऊपर भी कर देना पड़ता था। उसके पास जो घर होता था उसका भी उसको कर देना पड़ता था। यदि आप सल्तनत काल के इक़्तिदार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ते? अगर मैं इक़्तिदार होता तो ये वाले काम करने पड़ते। इक़्ता को मुक्ति भी कहते, तो मुक्ति वाले काम ही। तो एक तो मुझे क्या करना पड़ता? सैनिक अभियानों का। एक तो मुझे सैनिक अभियानों का क्या करना पड़ता? नेतृत्व करना पड़ता मुझे सैनिक अभियानों का नेतृत्व, नंबर 1। ये एकता या मुक्ति का पहला काम है। एकता का पहला काम क्या है? सैनिक अभियानों का। अगर मैं इक़्तिदार होता तो मुझे पहले सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना पड़ता, और मुझे जिस जिस भी इलाके का मैं इक़्तिदार होता उसकी कानून और व्यवस्था को बनाए रखना पड़ता है। ये दूसरा काम है। कानून और, जिस इलाके का मैं, लिखना है ये भी, जिस इलाके का मैं इक़्तिदार होता मुझे उसकी कानून और व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती। और मैं अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके से, तो फिर मैं क्या करता? अपनी सैनिक सेवाओं के लिए वेतन के बदले में अपने इलाके से, ये वाला, ये अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में, ये वाला मैं मुक्ति काट देंगे, के बदले, वेतन के बदले के रूप में अपने इलाके से राजस्व की वसूली करता मैं। और फिर राजस्व के रूप में जो मुझे रकम मिलती उससे मैं अपने सैनिकों को तनख्वाह देती। तो यही इसका आंसर है। तो ये आज की वर्कशीट है, आप लोग इसको, ये दिल्ली के सुल्तान वाला चैप्टर मुश्किल है, इसको बार बार सुन लेना इसी वीडियो को, तो आपको ये समझ आ जाएगा।